गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन 10 उपनिवेशवाद पढ़ रहे थे, उसे लेसन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज देखेंगे बर्लिन कॉन्फ्रेंस और अफ्रीका का बंटवारा सन 1884 से 1885 के बीच के बारे में। सन 1850 के बाद यूरोप के नौ औद्योगिकृत देशों ने अफ्रीका में आक्रामक तरीके से काम करना शुरू कर दिया गया था। ये सन 1850 के बाद जो यूरोप के जो नए तरीके से जो उद्योगों का जो विकास हुआ था, उन देशों ने क्या किया था, अफ्रीका में आक्रमण करके अपने तरीके से या नए तरीके से आक्रामक तरीके से वो काम करना शुरू कर दिया गया था। जल्द ही यूरोप के कई देश अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करने में सफल हो गए। जल्द ही ये मतलब जिस तरीके से औद्योगिकृत देशों जो थी उसमें काम करने शुरू हो गए थे, तो जल्द ही क्या होने लगा कि यूरोप के जो कई देश थे वो अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में कब्जा करके उन क्षेत्रों को हथिया करके वो वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया और इस चीज़ में वो सफल भी हो गए। लेकिन इससे यह आशंका होने लगी कि यूरोप के देश आपस में ही न लड़ने लगे। उनको ये आशंका थी कि कहीं जो यूरोप के देश हैं वो कहीं जो हिस्से जो कब्जा कर रहे थे उन क्षेत्रों को लेकर के वो आपस में ही उनमें युद्ध ना हो जाए या लड़ाई झगड़े ना हो जाए। आपसे युद्ध के खतरे को टालने के लिए यूरोप के देशों ने अफ्रीका को आपस में बांटने का फैसला लिया। तो इस जो आपसी युद्ध के जो खतरे थे, इस खतरे को उन्होंने टालने के लिए यूरोप के देशों ने क्या किया, अफ्रीका को आपस में ही बांटने का ये फैसला किया गया ताकि युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें यूरोप के कुल 14 देशों ने भाग लिया था। ये जब सम्मेलन हुआ उस समय यूरोप के कुल 14 देशों ने इसमें भाग लिया था। इस सम्मेलन की सबसे मज़ेदार बात यह थी कि इस सम्मेलन में अफ्रीका के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अफ्रीकी को नहीं बुलाया गया था। जब इस सम्मेलन किया गया था उस समय अफ्रीका के किसी भी सदस्य को या जो प्रतिनिधित्व थे उन्हें करने के लिए किसी अफ्रीकी को नहीं बुलाया गया था। सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह लिया गया कि अफ्रीका के किसी भी हिस्से पर कोई भी यूरोपीय देश बाकी देशों को बताकर कब्जा कर सकता है। मतलब इस महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि अगर अफ्रीका के अगर किसी भी क्षेत्र में अगर कब्जा वो चाहता है तो यूरोपीय देश के बाकी देशों को वो बता करके उन क्षेत्रों को वो कब्जा कर सकता है। इस तरह से मात्र 30 सालों में ही पूरा अफ्रीका किसी न किसी यूरोपीय देश के प्रभाव क्षेत्र में आ गया। हर एक यूरोपीय देश उस भाग का अपने फायदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करना चाहता था। तो इस तरीके से अफ्रीका पर यूरोप का जो प्रभाव था वह काफ़ी बढ़ता चला गया। तो उस स्थिति में क्या होने लगे कि यूरोप के देश जो अपने फ़ायदे के लिए अफ्रीका पर अपना कब्जा जमा रहे थे, तो उन्होंने क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अफ्रीका का दोहन करना शुरू कर दिया। अब आगे देखते हैं 10.3.3 में उपनिवेशवाद एवं उसका प्रभाव। एक बार जब यूरोपीय देशों का अफ्रीका पर कब्जा हो गया तो उन्होंने इस भूभाग को अपने ही हितों के अनुसार बदलना शुरू कर दिया। जिस तरीके से उन्हें यूरोप के लोगों ने अफ्रीका को पूरी तरीके से अपने क्षेत्र में ले लिया था या उस पर अपना प्रभाव डाल लिया था, तो अफ्रीका तो कब्जे में आ गया, लेकिन यूरोप के लोगों ने अपने भूभाग के हितों के लिए उन्हें जैसा ठीक लगा उसी आधार पर उसे बदलना शुरू कर दिया। इन बदलाव ने पूरे अफ्रीका में रहने वाले समुदाय के जीवन पर निर्णायक ढंग से असर किया। मतलब जो यूरोप के जो लोगों ने किस तरीके से अफ्रीका के रहने वाले लोगों उन पर भी, उनके जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ा और साथ ही साथ वो जैसा चाहते थे यूरोप के लोग वैसा अफ्रीका के लोगों के साथ या उनका जो असर था यूरोप के लोगों का वो अफ्रीका के लोगों पर भी निर्णायक तरीके से प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। पशुपालक समाज एवं उपनिवेशवाद। उपनिवेशी शासक के पहले विशाल घास के मैदान पर मसाई जनजाति के लोग मुख्यतः पशुपालन करते थे। ये उपनिवेशों के जब शासन से पहले क्या हुआ था कि जो विशाल घास के मैदान थे, जहाँ घासों की पूरी मैदान बनी हुई थी या मैदानों पर घास उगाए थे,
तो वहाँ पे मसाई जनजाति के लोग मुख्यतः क्या करते थे, पशुपालन करते थे। जानवरों को चराने, उन्हें पालने का काम किया जाता था। अफ्रीका के औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में ब्रिटेन और जर्मनी ने एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाकर मसाई प्रदेश को 2 टुकड़े कर दिए गए। तो इस तरीके से अफ्रीका के जो औपनिवेशीकरण थे, जिन्होंने अफ्रीका पर शासन किया हुआ था या आधिपत्य अपना स्थापित कर लिया, तो उस प्रक्रिया में ब्रिटेन और जर्मनी ने भी क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सीमा रेखा बना करके मसाई प्रदेश को 2 भागों में उसे बांट दिया गया। इसके पश्चात दोनों ही देशों ने इन घास के मैदानों पर खेती को प्रोत्साहन करना शुरू किया, जिससे लगभग 60% चारागाह पर अब मसाई अपने पशुओं को चराने के लिए नहीं जा सकते थे। तो जिस तरीके से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो ब्रिटेन और आपका जर्मनी, ये दोनों क्या थे, मसाई को 2 टुकड़ों में कर लिए थे। तो इसके पश्चात क्या होने लगा कि दोनों देशों में जो घास के मैदान थे, उन घास के मैदानों में अब क्या है, खेती को प्रोत्साहन दिया गया, खेती को बढ़ावा दिया जाने लगा, या फिर कहें जो घास के मैदान थे उन जगहों पर अब खेती की जानी शुरू की गई, जिससे लगभग क्या हो गया, 60% जो चारागाह था, अब मसाई अपने क्या करने लगे, पशु चराने के लिए नहीं जा सकते थे उन जगहों पर, जो 60% जहाँ पे चारागाह थी उन क्षेत्रों पर वो नहीं चरा सकते थे। मसाई समुदाय धीरे धीरे इन इलाकों तक सिमट गए जहाँ ना तो अच्छा चारा मिलता था और ना ही वर्षा होती थी। तो किस तरीके से जो चारागाह का जो क्षेत्र था, वो चारागाह का क्षेत्र उनसे छिन गया, अब वो जगह उनके लिए सीमित हो गई। तो वो छोटे से सीमित जगह पर ही अपने पशुओं को चारागाह चराते थे, जिसमें उनमें पूरी तरीके से जानवरों को पूरी चारा भी नहीं मिल पाती थी और ना ही वहाँ क्या होती थी, वर्षा हो पाती थी। पहले पशुपालन के द्वारा मसाई लोग किसानों से ज़्यादा सुखी संपन्न होते थे, लेकिन बदलती परिस्थिति में उनकी हालत ज़्यादा खराब हो गई। पहले जो पशुपालन थे वो पशुपालक के द्वारा मसाई लोग किसानों से क्या है, ज़्यादा सुखी और कैसे थे, संपन्न थे, उनके पास वो अच्छा जीवन जी रहे थे और साथ ही उनके पास भरी भूर्ती सारी चीज़ें थी जो उनकी आवश्यक की चीज़ें थी। लेकिन बदलती जो परिस्थिति थी, स्थिति जो उत्पन्न होने लगी, वो क्या कर दी, इनकी स्थितियों को और भी हालत को खराब करती चली गई। अफ्रीका के अन्य हिस्सों में भी पशुपालक समुदाय इसी तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। तो इस तरीके से अफ्रीका के जो अन्य हिस्सों में रहने वाले जो पशुपालक थे, पशु चराने वाले, उनके समुदाय पर भी इन स्थिति का उनको भी सामना करना पड़ा। मतलब जिन जगहों पर वो पशुओं को चराने जाते थे या चराते थे, वो क्षेत्र अब उनकी सीमित हो गई थी। पहले संपन्न थे, लेकिन अब स्थिति उनकी दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई थी। अब आगे देखेंगे खनिज क्रांति एवं अफ्रीका। सन 1867 में वर्तमान दक्षिण अफ्रीका में हीरे की पहली खान मिली और सन 1886 में सोने की खानों का पता चला। ये खनिज क्रांति के समय जो अफ्रीका में बताया गया कि वर्तमान जो दक्षिण अफ्रीका थे उन जगह पर हीरे की खानें मिलने लगी और सोने का भी पता चलने लगा। पता चलते ही हजारों गोरे लोग अपनी तकदीर आजमाने इस इलाके में आकर बसने लगे, क्योंकि उन्हें जो खनिज थी वो पता चल रही थी, कई खाने भी मिली थी और सोने की खाने और हीरे की खाने मिली थी। तो गोरे लोग क्या है, अपनी किस्मत को आजमाने के लिए उन्होंने इन क्षेत्रों पर आकर के बसना शुरू कर दिया। हीरे का पता चलते ही इस पूरे भूभाग में सदियों से रहने वाले आदिवासी एवं पहले से रह रहे बोअर समुदाय की जमीन पर ब्रिटिश शासन ने कब्जा कर लिया। जब वहाँ सोने की खाने और हीरे के खाने का जब पता चला तो गोरे लोग क्या है, उन जगहों पर आने लगे। तो इन सब चीज़ों का जब पता चलने लगा तो वो क्या थी, इस भूभाग पर जो पहले से रह रहे आदिवासी जो लोग थे, जो कौन से बोअर समुदाय थे, जिन पर अब क्या हो गया, उन जमीन पर जो आदिवासी लोग रहते थे उन जमीनों पर ब्रिटिश शासन का कब्जा हो गया। अब वहाँ पे ब्रिटिश शासन अपना शासन कर रही थी।
बोअर अफ्रीका में रहने वाले डच किसानों को कहा जाता है, जो 17वीं सदी से यहाँ बसे थे। जो बोअर कौन थे? अफ्रीका में रहने वाले एक डच किसान लोग थे, जो खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते थे, जो कि 17वीं सदी में यहाँ आकर के अफ्रीका में आकर के बसे हुए थे। आगे देखते हैं, हीरे की खानों से हीरा निकालने के कार्य में बहुत से मजदूरों की आवश्यकता थी। जो खाने थे जहाँ हीरे निकाले जाते थे, उन जगहों पर बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता महसूस हुई। तो उस समय क्या हुआ कि उस समय तक अफ्रीका में रहने वाले आदिवासी मजदूर जैसी व्यवस्था में नहीं ढले थे और मुख्यतः खेती या पशुपालन के जरिए अपना भरण पोषण करते थे। मतलब उस समय ये कहा गया है कि जो अफ्रीका में रहने वाले जो आदिवासी लोग थे, वो क्या है, खेती और पशुपालन से अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जो खाने निकालने का जो कार्य होने लगा, तो वहाँ पे किसकी आवश्यकता होने लगी? मजदूरों की आवश्यकता होने लगी। तो वो आदिवासी लोग जो थे, वो मजदूरी जैसे जो व्यवस्था थी या मजदूरी जैसे जो कार्य थे, उस कार्य से वो नहीं ढले हुए थे या उन्हें अवगत नहीं था। इन आदिवासियों को मजदूर के रूप में काम करने हेतु विवश करने के लिए औपनिवेशिक शासन ने इन पर गृह कर लगाया। जब ये तो क्या थे, आदिवासी जो ये मजदूरों की जो व्यवस्था में नहीं ढले थे, और साथ ही साथ उन्हें जब आदिवासी लोगों को मजदूरों के रूप में वहाँ काम करने के लिए मजबूर किया गया, तो उन्हें क्या किया, औपनिवेशिक शासन जो के थे उन पर शोषण किया जा रहा था, उन पर शासन किया जा रहा था। तो उनके द्वारा क्या है, गृह कर लगाया गया। इस कर के लिए पैसे कमाने के लिए एक वयस्क को लगभग 3 महीने मजदूरी को काम करना पड़ता था। फलतः स्थानीय आबादी की एक बहुत बड़ी संख्या अपनी खेती बाड़ी छोड़कर इन खानों में काम करने लगी, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन के थे वो उस पर क्या है, कर लगाई जा रही थी। तो उस कर को चुकाने के लिए उन्हें मजदूरों को 3-3 महीने तक उन्हें काम करना पड़ता था, ताकि वो अपना कर अदा कर सके। तो इस परिणामतः क्या हुआ कि जो आबादी की एक बहुत बड़ी संख्या क्या है, खेती छोड़ करके इन खानों में काम करने के लिए वो या काम करनी शुरू कर दी। आगे देखते हैं, अब हीरे और सोने के खानों के आसपास मजदूरों की एक बड़ी संख्या निवास करने लगी। तो जब खानों में मजदूरों की आवश्यकता महसूस होने लगी, तो मजदूर लोगों ने क्या किया कि खानों के आसपास ही निवास करना शुरू कर दिया, जिसकी संख्या काफ़ी अधिक थी या तादाद थी। इन मजदूरों के अलावा एक बड़ी संख्या में यूरोपीय आबादी भी रहती थी, जो मुख्यतः इन खानों के प्रबंधन और विक्रय संबंधी कार्यों में लगी रहती थी। इसके अलावा मजदूरों के अलावा भी क्या थी, बड़ी संख्या जो थी वो किसकी थी, यूरोपीय लोगों की थी, जो क्या मुख्यतः इस खानों में जो व्यवस्था की जाती थी या जो भी क्रय विक्रय किए जाते थे, उस संबंधित कार्यों की देखरेख में वो लगे रहते थे। ये यूरोपीय लोगों का कार्य होता था। इन सब के कारण अब दक्षिण अफ्रीका में नगरों का विकास हुआ। इन्हीं सभी कारणों की वजह से क्या है, दक्षिण अफ्रीका में अब खानों के आसपास लोग भी आने लगे और नगरों का भी धीरे धीरे विकास भी होने लगा। सोने के खाने के साथ विकसित हुआ एक ऐसे ही नगर जोहान्सबर्ग है, जो आज भी दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ क्या है, सोने की खाने विकसित हुई, जो कि एक जोहान्सबर्ग जो शहर है वो क्या है, विकसित हो गया, जो आज भी दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़े शहर के रूप में जाना जाता है। इन शहरों में यूरोपीय आबादी और अफ्रीका आबादी के अलग अलग बसाहट बनाई गई है और भिन्न भिन्न नियम बनाए गए हैं। जहाँ इन नए शहरों का विकास हुआ, वहाँ पे क्या है, यूरोपीय आबादी को भी देखने को मिलती है और साथ ही साथ अफ्रीकी लोगों का भी निवास या जो बसाहट है वो देखने को मिलता है। लेकिन इनके लिए क्या है, भिन्न भिन्न नियम भी बनाए गए हैं। अफ्रीकी लोगों के साथ भेदभाव करने वाले रंगभेद नीति ने इन नगरों की अलग अलग व्यवस्था का योगदान माना जाता है। जो अफ्रीका लोगों के साथ जो किस संबंध में लेकर के, रंग भेद की नीति को लेकर के जो भेदभाव उत्पन्न हो रहे थे, उस नीति से संबंधित इस नगरों को क्या किया है, अलग अलग व्यवस्था की गई है और उसका योगदान या उनकी जो व्यवस्थाएं होती है, नगरों की जो व्यवस्था है वो अलग अलग तरीके से या अलग अलग हिस्सों में की गई है।
अब आगे देखते हैं कांगो में रबड़ की खेती और स्थानीय समुदायों का नरसंहार। बेल्जियम का शासक लियोपोल्ड द्वितीय अफ्रीका में अपनी निजी जागीर बनाना चाहता था। ये बेल्जियम के शासक के द्वारा जो लियोपोल्ड द्वितीय अफ्रीका में एक निजी जागीर अपना क्षेत्र क्या है वो बनाना चाहता था। उसने सन 1879 और 1882 में कांगो के जनजातीय समुदायों से छल कर कई संधियां की जिनके आधार पर उसने कांगो में 23 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग पर कब्जा कर लिया। ये जो बेल्जियम के शासक जो लियोपोल्ड जो थे उनके द्वारा किया गया, जो क्या है कांगो जनजाति के लोग थे जिन्होंने जनजातीय सरदारों ने क्या किया, उन पर छल करके मतलब उन्हें उनके साथ रह के उन्हीं के साथ छल करके संधियां की, जिसके आधार पर क्या होने लगे कि कांगो जो थे वो 23 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वो क्या कर लिए, कब्जा कर लिए। यह बेल्जियम से करीब 80 गुना ज़्यादा बड़ा क्षेत्र था। जो किसके क्या बोलना चाहिए, शासक जो कौन थे, लियोपोल्ड जो थे, उनके द्वारा ये क्षेत्र बेल्जियम के करीब उन्होंने 80 गुना क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा कर लिया। यह उसकी निजी संपत्ति थी। लियोपोल्ड ने आदेश दिया कि कांगो के सब लोग जंगलों से रबर, हाथीदांत आदि लाकर सरकार को निर्धारित कीमत पर देंगे। जो अपने हिस्से का रबर नहीं देगा उसे मार डालने या हाथ काटने के आदेश देते थे। ये किसके आदेश होते थे, लियोपोल्ड के आदेश होते थे। जो कांगो के सभी लोगों को, जो वहाँ के रहने वाले जितने भी लोगों थे, उनको क्या है जंगलों में जा कर के रबर, हाथीदांत और साथ ही साथ और भी चीज़ें वो सरकार को जितनी निर्धारित की गई थी उस कीमत पर वो सरकार को ला करके देते थे। अगर वो ऐसा नहीं करते थे या उनको रबर ला करके नहीं देते थे तो या तो उन्हें मार डाला जाता था या फिर उनके हाथों को काटने के भी आदेश दे दिए जाते थे। लोगों ने राजा के लिए सामान एकत्र करने का ठेका कई कंपनियों को दिया गया था। इस तरीके से लोग क्या कर रहे थे, जो वहाँ के जनजाति लोग थे, उन्होंने राजा के लिए सामान एकत्र करने का उन्होंने क्या है ठेका कई कंपनियों को दिया गया था। इन कंपनियों ने वहाँ के मूल निवासियों के साथ क्रूरता की एक नई मिसाल कायम कर दी। मतलब लोगों के ऊपर किस तरीके से सामान एकत्र करने का जो ठेका दे रखा हुआ था, तो उस ठेका में क्या है कंपनियों को दे रखी गई थी, जिससे जो वहाँ के निवासी थे वो सामान ला करके उनको देते थे। तो जो मूल निवासी थे उनके साथ क्या है बहुत ही क्रूरतापूर्वक, बहुत निर्दयतापूर्वक उनके साथ व्यवहार किया जाता था और उस जो क्रूरता जो व्यवहार किया जाता था उसकी एक नई मिसाल कायम कर दी थी। अगर कोई स्थानीय व्यक्ति निश्चित मात्रा में रबर नहीं ला पाता था तो उनका हाथ काट देते थे। माना जाता है कि कम से कम 80 लाख कांगोवासी इस अत्याचार के कारण मारे गए। तो इस तरीके से जो जितनी निर्धारित थी उतनी रबर उनको एकत्र करके लानी पड़ती थी। अगर वो नहीं ला पाते थे तो उनके हाथ काट दिया जाता था। तो ऐसा माना जाता था कि कम से कम 100 लाख कांगोवासी, जो कांगो में रहने वाले जो लोग थे, वो लोग इस अत्याचार से जूझ चुके थे और इससे कितने लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। अंततः इस व्यवस्था को सन 1908 में समाप्त किया गया और कांगो का शासन बेल्जियम के संसद ने अपने हाथ में ले लिया। तो इस तरीके से इस व्यवस्था को सन 1908 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और जो कांगो का शासन अब किसके हाथ में, बेल्जियम के संसद के हाथ में इसे सौंप दिया गया। अब आगे देखेंगे 10 पॉइंट के 3.4 में उपनिवेशवाद और अफ्रीकी प्रतिरोध। अफ्रीका के निवासियों ने अपने सीमित साधनों के बावजूद यूरोपीय शक्तियों का भरपूर प्रतिरोध किया, लेकिन उनके ज़्यादा प्रतिरोध क्या हुए थे, अंततः असफल हुए। जो अफ्रीका के निवासियों ने अपने जो सीमित साधन थी या जो आवश्यकता थी उसके बावजूद भी यूरोपीय शक्ति का उन्होंने क्या है
भरपूर प्रतिरोध किया उनका, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर प्रतिरोध करने में वो क्या है, उनको रोक पाने में वो असफल रहे। ब्रिटिश पत्रकार एडवर्ड मोरेल ने मुख्य समय अफ्रीका में बिताया और अफ्रीका पर एक किताब लिखी, द ब्लैक मैन बॉर्डर। उसमें उन्होंने अफ्रीकी लोगों के प्रतिरोध की असहाय स्थिति को इस शब्द में लिखा है। देखें क्या बताया गया है। जो अन्याय और व्यवहार एक अफ्रीकी अपने जीवन में सहता है, उसका विरोध किसी भी अफ्रीकन के द्वारा अफ्रीका में कहीं भी संभव नहीं है। अफ्रीकी मूल के निवासी यूरोपीय श्वेत नस्ल के पूंजीवादी शोषण, समाजवाद और सैन्यवाद के सामने बिल्कुल असहाय हैं। ये अफ्रीकी लोगों के बारे में कि किस तरीके से उनके साथ, अफ्रीकी लोगों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार, अन्याय और उनके साथ हमेशा उनका विरोध किया गया। और साथ ही साथ अफ्रीका के जो मूल निवासी जो थे, वो हमेशा जो श्वेत नस्ल के लोग थे, जो यूरोपीय श्वेत नस्ल के लोग थे, वो हमेशा पूंजीवादी जैसे शोषण और समाजवाद जैसे और सैन्यवाद के सामने क्या है, अपने आप को क्या है, उनके सामने असहाय हैं। मतलब उनके सामने वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे माझी माझी विद्रोह। पूरी अफ्रीका में जर्मनी का नियंत्रण था। मतलब अफ्रीका में के अधिकांश क्षेत्रों पर क्या, पूर्वी अफ्रीका के, उस पर किसका नियंत्रण था? जर्मनी के द्वारा नियंत्रण हो रहा था। जर्मन शासन इस क्षेत्र के लोगों को खाद्यान्न के स्थान पर नकदी फसल कपास की खेती करने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। यह कपास मुख्यतः जर्मनी के कारखानों के लिए ज़रूरत था। ये क्या है, जिस तरीके से जो पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्रों पर किसका शासन चल रहा था? जर्मनी का शासन चल रहा था। तो जर्मनी के शासक क्या चाहते थे कि वहाँ के लोगों को खाद्यान्न के स्थान पर, जहाँ पे वो अपने लिए खाद्य या फिर धान चावल जो भी चीज़ें होती थी, फसलों जो उगाई जाती थी, उन स्थानों पर वो नकदी फसल, मतलब जितने बड़े भूभाग पर एक ही तरह की फसल का उत्पादन करने के लिए उन्हें जबरदस्ती किया जाता था, जिसमें कपास की खेती करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। यह कपास क्या होता था? मुख्यतः किसके लिए होता था? कारखानों के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी होती थी। तो उन कारखानों की ज़रूरतों को पूरे करने के लिए अफ्रीका के लोगों से क्या है, पूरी उनकी जो खाद्यान्न के जो स्थान थे, जहाँ पे वो अपने लिए भोजन या अनाज की पैदावार करते थे, उन जगह पर अब वो कपास की खेती करने लगे। सन 1905 में एकाएक अफवाह फैले कि जादुई पवित्र जल को अगर शरीर पर छिड़क दिया जाए तो जर्मन गोलियां पानी बन जाएंगे। ये 1905 में एक ऐसी अफवाह फैली गई कि अगर जादुई पवित्र जल को अगर शरीर पर छिड़क दिया जाएगा तो जर्मनी की जो गोलियां हैं वो क्या हो जाएंगी? पानी बन जाएंगी। लगभग 20 आदिवासी समुदाय के लोग जर्मन हुकूमत से लड़ने के लिए एक हो गए। ये क्या थे कि जब लगभग जो 20 आदिवासी का जो समूह बना हुआ था, वो लोग क्या है, जर्मन की जो हुकूमत, जो शासन व्यवस्था थी, उसके लड़ने के लिए उन्होंने एकता के सूत्र में बंध गए। उनका विश्वास था कि उनके भगवान ने उन्हें इस लड़ाई के लिए आदेश दिया है और उनके पूर्वज इस युद्ध में उनकी रक्षा करेंगे। तो ये क्या बोलना चाहिए, जो वहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग क्या मानते थे कि उनके जो देवता हैं, जो भगवान हैं, वो उन्हें इस लड़ाई करने के लिए वो आदेश दे रहे हैं, और या फिर उनके जो पूर्वज थे, तो उनके पूर्वज इस युद्ध में उनकी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। यह विद्रोह माझी माझी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किंतु जब इन विद्रोही सैनिकों ने अपने भालों के साथ जर्मन सैन्य ठिकाने पर हमला किया तो जर्मन मशीनगन्स ने करीब 75,000 आदिवासी मारे गए। लेकिन जो विद्रोह हुआ था माझी माझी विद्रोह, उसमें इन विद्रोहों में क्या थे? विद्रोह सैनिकों ने अपने भाले से के साथ साथ जो जर्मनी सैन्य से ठिकाना पर उन्होंने हमला कर दिया गया था, और जर्मन की जो मशीनगन्स थी उसमें से करीब 75,000 आदिवासी मारे गए थे। इसके बाद आए अकाल में लगभग इससे दुगुने लोग और मारे गए। इसके बाद क्या होने लगे? अकाल आई, तो उस अकाल में जो 75,000 से भी इससे भी अधिक दुगुने लोग भी इस अकाल में मारे गए। अब आगे देखेंगे इथोपिया का सफल प्रतिरोध। इथोपिया एकमात्र
अफ्रीका देश था जिसने सफलतापूर्वक यूरोपीय देशों का प्रतिरोध किया था। ये इथोपिया एक जगह है जो कि अफ्रीका का एक ऐसा मात्र जो देश था जिन्होंने अपने सफलतापूर्वक यूरोपीय लोगों का उन्होंने प्रतिरोध किया था। उन पर जो शासन होते थे उस शासन को करने से यूरोपियों को रोक पाए थे। सन 1889 में मेनेलिक इथोपिया का शासन बना। उस समय बर्लिन सम्मेलन के बाद ब्रिटिश, फ्रेंच एवं इटालियन लोग सभी इथोपिया को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय जब 1889 में जब किसका शासन, मेनेलिक इथोपिया का जब शासन बना था, उस समय जो बर्लिन सम्मेलन के बाद क्या होने लगी थी कि ब्रिटिश, फ्रेंच और इटालियन जो लोग थे वो लोग क्या है इथोपिया पर अपना प्रभाव क्षेत्र मतलब उस पर वो अपना प्रभाव डालने की वो कोशिश कर रहे थे। मेनेलिक ने बड़ी चालाकी से इनको एक दूसरे के खिलाफ उपयोग किया। इन सब के बीच उसने फ्रांस और रूस से भारी मात्रा में गोले, बारूद और बंदूकें खरीद रखी थी। लेकिन जो यहाँ ब्रिटिश, फ्रेंच और इटालियन लोग इथोपिया पर क्या करना चाहते थे, अपना प्रभाव डालने की वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन मेनेलिक उन्होंने बड़ी चालाकी से उन्हें क्या किया, एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने उनका इस्तेमाल किया, जिससे क्या हुआ कि इन सब के बीच में फ्रांस और रूस जो थी वहाँ से उन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में बारूद और क्या है बंदूकें खरीद ली थी। मतलब उन्होंने बड़ी चालाकी से दो देशों के बीच में उन्होंने क्या किया, खिलाफ कर दिया एक दूसरे के खिलाफ, जिससे उन्हें क्या है मौका मिला और वह दूसरे देशों से बंदूकें और बारूदी खरीदने में सफल हो पाया। अब आगे देखते हैं। सन 1889 में इटली ने मेनेलिक के साथ एक संधि के लिए जो दस्तावेज बनाए थे वे इथोपिया और इटालियन भाषा में अलग अलग थे। ये सन 1889 की घटना के बारे में है कि इटली ने क्या किया था, मेनेलिक के साथ एक संधि के लिए एक संधि के तौर पर उन्होंने एक दस्तावेज मतलब एक मुख्यतः क्या होती थी, जानकारी की एक पृष्ठ होती थी जिसमें मुख्य जो बातें होती थी वो अंकित होती थी। तो वे क्या है इथोपिया और जो इटालियन भाषा वो दोनों क्या है अलग अलग भाषा में जो दस्तावेज बनाए गए थे वो अलग अलग थे। संधि के अनुसार क्या होने लगा, इथोपिया एक छोटा हिस्सा इटली को देना चाहता था। इस संधि के अनुसार जो इथोपिया जो देश था वह क्या है अपना छोटा हिस्सा किसको, इटली को देना चाहता था, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या हुई थी, संधियाँ हुई थी। लेकिन इटली ने पूरे इथोपिया को अपने संरक्षण में लेने का दावा किया था। लेकिन जिस तरीके से संधि के अनुसार इथोपिया क्या है इटली को एक छोटा क्षेत्र देना था उसको, लेकिन क्या हुआ था, इटली ने पूरे इथोपिया को अपने संरक्षण मतलब अपने क्षेत्र में वो लेने के लिए दावा किया था। इसी बीच में इटली की सेना उत्तरी इथोपिया में आगे बढ़ने लगी। तो इसी बीच में जो इटली की सेना थी वो उत्तरी इथोपिया के जो क्षेत्र थे उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना शुरू कर दी। फलतः मेनेलिक ने इटली के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरीके से जो संधियाँ हुई थी उन दोनों के बीच में, इटली और इथोपिया के बीच में, कि उस संधि के अनुसार वह इथोपिया का वो एक छोटा क्षेत्र इटली को देगा। लेकिन जब देखा गया कि इटली की सेना इथोपिया पर आगे बढ़ती जा रही है तो उन्होंने क्या किया था, मेनेलिक ने इटली के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी गई। सन 1896 में हुए अडवा की लड़ाई में इथोपिया की सेना ने इटली की सेना को हराकर नया इतिहास बनाया। तो इस तरीके से 1896 की स्थिति में कहा गया कि जो अडवा की लड़ाई जो हुई थी जिसमें इथोपिया की सेना ने क्या किया, सेना ने इटली की सेना को क्या कर दिया, हरा दिया और उन्होंने एक नया इतिहास रचा। तो इस तरीके से क्या होने लगा कि इथोपिया उन्होंने बहुत कोशिश की अपने चालाकी अपनी बुद्धि के आधार पर उन्होंने जो इथोपिया जो देश था उस पर एक नया इतिहास उन्होंने रचा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इस लेसन से यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है, भारत में वाणिज्यिक कर एकाधिकार का बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन के आंसर सही ढंग से लिखिए। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।